गुड इवनिंग। आज अपन लोग सारणी के जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज अपन सारणिक में आगे बढ़ते हुए उपसारणिक पढ़ेंगे। उपसारणिक ठीक उसी तरह का है जिस तरह से आपने छोटी क्लास में 8th क्लास में 9th क्लास में उपसमुच्चय पढ़ा था। पहले समुच्चय की डेफिनेशन थी, समुच्चय के ही किसी पार्ट को लेकर आपने एक नया समुच्चय बनाया था तो उपसमुच्चय कहलाता था। इसी तरह उपसारणिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। तो देखिए, अगर एक सारणिक हमारे पास दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सारणिक में आपको मालूम है 3 स्तंभ में 3 पंक्तियां हैं। तो इसी में से कोई अवयव लेकर हम एक नया सारणिक बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने कहा 1 का उपसारणिक बनाइए। 1 का उपसारणिक हमारा माइनस ऑफ 1। ठीक, तो जिस अवयव को हम लेते हैं उसके लाइन के पूरे अवयव को छोड़ देंगे। जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, अवयव 1 का उपसारणिक होगा। ठीक, इसको या ये बोल सकते हैं या A11 का उपसारणिक। ठीक, या A11 का उपसारणिक, क्योंकि 1 किसकी स्थिति में है, A11 की स्थिति में। किसी ने बोल दिया ये 2 का निकालिए। अब आपको मालूम है 2 किसकी जगह है, A12 है क्या जगह, माइनस की। पहला भी मैंने बताया प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का। एकांतर क्रम में चिन्ह चेंज होते हैं। तो हमने लिखा 2 का ये 2 जिसको आप A12 बोल रहे हैं। ठीक है, A12 या 2 का उपसारणिक। ठीक, ये क्या होगा, 2 को छोड़ने के बाद 2 की लाइन में जितने भी अवयव आ रहे हैं पंक्ति में या स्तंभ में, तो देखिए 2, तो 2 की लाइन में ये पूरे अवयव आ रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। आप क्या बचेगा आपके पास, 4 6 7 8 सॉरी 7 9। ठीक है, अब आप देखिए कोई एक ऐसा जो आपको लगता है पूछना चाहें। हमने बोल दिया 8 मतलब 2 A23 या A32। चलो अब ये लिख दिया तो ये लिख दिया। ठीक है, 6 ये जगह किसकी है, माइनस की है, लेकिन यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, तो ये क्या होगा, बोलो, 6 का उपसारणिक। ठीक है, कितना होगा, 1 2 7 8। वेरी गुड, 1 2 7 8। अब देखिए हमने कहा इसको हम हमेशा m लिखा है तो इसको m से दर्शाते हैं। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए M11। ठीक, इसको हम फिर से लिख के बताते हैं, 2 मिनट देखो, 2 मिनट। ये जो लाइन है यहां से अलग कर देते हैं हम, इसका नोटेशन लिख देते हैं यहां M11। मतलब क्या होगा, -1 की पावर I प्लस J। ठीक, ये गलत हो जाएगा, सही होगा, बोलो, सही होगा। ठीक, ये इसके लिए सही होगा। तो क्या था M11 का, बोलो, 1 की बात कर रहे थे तो ये लाइन गई ये 5 6 8 9। ठीक है, तो ये इस तरह का है हमारे पास, इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसका यहां जगह नहीं है तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, M12। ये M12 का उपसारणिक हो गया। ठीक है, ये किसका उपसारणिक होगा, M23 का उपसारणिक होगा। तो उपसारणिक क्या होता है, जो आपके पास सारणिक है उसमें से कोई भी एक अवयव ले लीजिए, अवयव से मिलाकर जो सारणिक बनता है वो दिए गए सारणिक का उपसारणिक कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर्स। और आपकी किताबों में ये कैपिटल
MIJ के द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ये MIJ का मतलब ये हुआ, MIJ इसका मतलब हुआ उपसारणिक, I भी पंक्ति का और J भी स्तंभ का, I भी पंक्ति का और J भी स्तंभ का। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकंड चीज, देखिए सैखंडज की सेकंड, सेकंड सैखंड, वेरी गुड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैखंड। बोलोगे सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं? Co-factor. कोफैक्टर। ठीक है, ये इसको इंग्लिश नाम है कोफैक्टर। अब देखिए कोफैक्टर भी उसी तरह का है जिस तरह का हमारे पास उपसारणिक था। इसमें फर्क ये हो गया, सारे अवलोकन करेंगे। नहीं आपके ऊपर है। जैसे देखिए हम यहाँ पर इनका निकाल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, हम निकाल रहे हैं सैखंडज। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, C11, C11 इसको ऐसा लिखेंगे I प्लस J। ठीक है, और ये आ जाएगा M11। नहीं आया समझ में? चलिए आ गया। दूसरी भाषा में बताता हूं, -1 I प्लस J, और ये M11 का उपसारणिक कितना आया था बोलो? 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9 8, 9। M11 का मतलब हुआ उपसारणिक माइनस। ठीक है, यहां देखिए यहां पर क्या आएगा, C12 कोफैक्टर। कोई जरूरी नहीं है C से, आप A से भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल A से। ठीक है, C12। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, -1 की पावर I प्लस J। ठीक, अब क्या होगा ये M12। अब बताइए -1 की पावर 1 प्लस 2, यहां पर थोड़ा करेक्शन करिए, ये क्या था, 1 plus 1 आएगा, 1 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा उपसारणिक इसका, A12 का 4, 6, 7, 9. 4, 6, 7 4, 6, 7, 9, 4, 6, 7 7, 9। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए आप। अब देखिए जैसे ये है A23, अब A23 का C23 इक्वल्स टू -1 की पावर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, -1 की पावर कितना होगा, 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 2, 3 मतलब ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8। ठीक, अब इसको थोड़ी देर के लिए हल कर रहा हूँ, नीचे वाले को कितना होगा, माइनस, इसकी पावर देखिए विषम संख्या है, माइनस होगी। ठीक है, 8 - 14 इक्वल्स टू 6। ठीक, इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसकी पावर क्या होगी, Minus. माइनस, कितना होगा 36। ठीक, -42 इक्वल्स टू 6। 6. इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस, कितना हो जाएगा 45 माइनस 48 इक्वल्स टू -3। ठीक, तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें आप देखिए, थोड़ी देर में इसी चीज को हम दूसरे रूप में बताते हैं। ये ऊपर बता रहे हैं दूसरे रूप में। C11 किसकी पोजीशन है, 1. पोजीशन किसकी है, A1 प्लस, प्लस की पोजीशन ना। तो देखिए इसको कितना सीधा लिखूंगा मैं, C11 का सारणिक। अब ये प्लस की पोजीशन है, तो हमने यहाँ प्लस मतलब 5, 6, 8, 9, इसको हल करो कितना आएगा, -3. देखिए यहाँ कितना आया। Yes, ये सही है. ठीक, अब आ जाए 2, Plus. मतलब C12, Minus. C12 का सारणिक। सहखंड. हाँ सॉरी, सेकंड सैखंड, सैखंड, सैखंड। अब ये जगह किसकी है, माइनस माइनस की, ये लगाया माइनस, क्या आएगा हमारे पास 4, 6, 7, 9, 6 4, 6, 7, 56. 9। ठीक, 42. ठीक है, कितना हुआ 36 Minus 42. -42 इक्वल्स टू 6। ठीक, अब इसको देख लीजिए, कौन सा ये वाला चेक कर लीजिए, 6।
6 किसकी जगह है? 1 2 3, तो 6 2 3 का सेकंड ये किसकी जगह है? माइनस की माइनस पक्का? पक्का। चलिए पक्का लगा देता हूँ। कितना आएगा बताइए? 1 2 7 8 कितना होगा? माइनस 14 इक्वल्स टू 6। तो अगर माइनस की जगह है तो माइनस लगा दो सामने, प्लस की जगह है तो प्लस लगा रहेगा। ठीक। हाँ, अगर यहाँ पर -6 लिखा होता प्लस हो जाता, क्या करते? प्लस हो जाता। नहीं भाई, हम C3 -6 है ना, -6 का हम सेकंड निकाल रहे हैं, तो हम उसको प्लस नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, हम -6 का सेकंड निकाल रहे हैं तो हम उसको प्लस नहीं करेंगे। ठीक, वो तो सारणी का जब हल करते हैं तो उस समय वो प्लस होता है। ठीक है, लेकिन जब सेकंड निकालेंगे तो -6 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी, क्योंकि -6 माइनस की पोजीशन है, -6 माइनस की पोजीशन है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब वो वाला अवयव तो छोड़ते हैं ना उस लाइन को। हाँ, वेरी गुड, ये लगाया इसने दिमाग। ठीक है, उस अवयव को छोड़ के, उस लाइन को छोड़ के, उस पंक्ति को छोड़ के, उस स्तंभ को छोड़ के, उस माइनस प्लस का कुछ नहीं हमको। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है हमारे पास कि अगर ये नहीं जाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपको मालूम है पहली पंक्ति कितनी है, आई की जगह कितना 1, जे की जगह कितना 1 रख दीजिए, कितना आएगा -1 का स्क्वायर कितना आएगा, फिर 1 2 लिखा है। ठीक, तो इस तरह से हम आपको, मतलब ये हमने आपको सेकंड बताया। ठीक है, अब इसके सेकंड और उप सारणी के कुछ सवाल हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमको प्रूफ करना है, हमारे पास एक दिया गया है a इक्वल्स टू दिस, और हमको प्रूफ क्या करना है? 3a इक्वल्स टू 27a। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको प्रॉपर्टीज इसकी बताऊंगा, जब शॉर्टकट बताऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो वो हम बताएंगे। तो देखिए क्या हुआ, इसको ये लिखा है 3a, मतलब a में 3 का गुणा करोगे, तो a में 3 का गुणा करो तो पहली पंक्ति में 3 का गुणा करोगे, दूसरी पंक्ति में 3 का गुणा करोगे, तीसरी पंक्ति में 3 का गुणा करोगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटू ठीक। अब ऐसा क्यों, देख लीजिए, थोड़ी देर के हमको 3a का मान निकालना है। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये अभी हम आपको बताएंगे, अभी बताया नहीं नियम, आपने सवाल पूछ लिया इसलिए हम चले आए यहाँ पर। इसका एक ही पंक्ति में गुणा होगा, इसका क्या होगा, किसी भी एक जगह आप गुणा कर दीजिए, सिर्फ एक जगह। उसमें क्या होता था, अवयव में प्रत्येक अवयव में 3 का गुणा होता था, यहाँ एक ही पंक्ति में होगा गुणा। ठीक, अब दूसरी पंक्ति में भी करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में करना चाहते हैं तो ये बदल जाएगा। सर ये इज इक्वल्स टू आव्यू दिया है। आव्यू दिया है? यस सर। हाँ, चलिए ठीक, a इक्वल्स टू आव्यू दिया गया है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाला ना, यस तो सर। अच्छी बात हो गई। इसका डिटरमिनेंट ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए 3a कितना हो जाएगा हमारे पास, 3a इक्वल्स टू 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक, अब इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना ना, तो देखिए जब 3a का डिटरमिनेंट में जैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो इसको ध्यान से, अब इसको क्या किया हमने, 3a मतलब आप क्या कर दिया, डिटरमिनेंट कर दिया, तो पहली पंक्ति से 3 बाहर निकलेगा, दूसरी पंक्ति से 3 बाहर निकलेगा, और तीसरी पंक्ति से 3 बाहर निकलेगा। ठीक, या पहले स्तंभ से 3 बाहर निकलेगा, दूसरे स्तंभ से 3 बाहर निकलेगा, तीसरे स्तंभ से 3 बाहर। देखिए पहले पंक्ति से निकाल लिया 3 बाहर, फिर दूसरी पंक्ति से निकाल लिया 3 बाहर, फिर तीसरी पंक्ति से 3 बाहर निकाल लिया,
अब आपके पास क्या बचेगा? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये क्या हो गया? 27। हाँ इतना नहीं पता। ठीक, तो ये अभी हम आपको बताएंगे है क्या चीज। ठीक है, आपने पूछा तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर? नहीं आई। सही। देखिए सारणी के गुणधर्म, ये 6-7 गुणधर्म हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको सवाल को हल करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी ये है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। If we change row into the column or column into the chain, then the value of determinant will be unchanged. किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यह आपकी किताब में हो सकता है त्रिगुण नंबर 2 हो या त्रिगुण नंबर 1 हो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो या सेकंड प्रॉपर्टी हो, थर्ड प्रॉपर्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं, अलग अलग बुक में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इफ रो ऑफ द एनी डिटरमिनेंट change into the column or column change into the row, then value of the determinant will be unchanged. ठीक, किसी सारणी की किसी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। थोड़ी देर के लिए देखिए एक सारणी मान लेते हैं, उदाहरण मान डेल्टा बराबर, बोलिए एक सारणी बोलिए जल्दी। 2 3 4 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3। ठीक, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए 2 हम अब ये सब बनता है आपसे। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 18 में से 14 गया 4 बनता है। जबरदस्ती ऐसा नहीं बोलना। यस सर। माइनस, ये भी आपको मालूम किस पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब मालूम है। -3 बोलो, 5 या 15 7 8। ठीक, अब बोलिए +4 बोलो 10 10 6 4। ये कितना हुआ? 8 24 16। अब इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई तुमको, 0 की वैल्यू अनचेंज बोला हूं मैंने, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। चलो ठीक है, इससे देख लो, दूसरा उदाहरण बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ चेंज कर देते हैं। ठीक, पंक्ति, अरे सीधा लिखो ना, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर। ठीक, डेल्टा डैश कर देते। वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ा लिखा है, सब पढ़ी लिखी लड़की है। सर अभी बुक में पढ़ 251। ठीक, 3 6 2 4 7 3। ठीक, क्लियर? हमने पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया। अब देखिए 2 18 - 14 4
अरे तो यही आ गया, अब नहीं आएगा। -5 वो आएगा ही होगा। ये रहेंगे ये 9 8 1 प्लस 1, ये लाएंगे 21 24 -3। क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो 0 0 आ रहा है। दोनों का सेम है। अपरिवर्तित होगा। क्लियर? यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। ठीक? बदलने पर ये यहां पर भी लिख सकते हो, प्राप्त सारणिक डेल्टा डैश है। ठीक, मैंने लिख दिया। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं डाउट उसी को होता है जो पढ़ाई करता नहीं करता। कोई डाउट? सुनो नहीं नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं करता। नहीं ठीक है? हम लोग शुरू ही आपको क्या सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। आपको अगर एग्जाम में आएगा, सवाल आएगा, ठीक, और ये बराबर ये लिखा होगा तो आपसे वैल्यू पूछेगा तो आप डायरेक्ट 0 लिख दोगे। बहुत से सवाल ऐसे आएंगे। ठीक है? हर सवालों में आते मैक्सिमम सवालों में यूज होगा। ठीक है? तो उसका कारण जरूर लिखोगे आप साइड में। क्या? किसी सारणी की किसी पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? अब प्रगुण नंबर 2 हमारे पास कुछ और हो सकता है। देखिए, सारणी की अगली प्रॉपर्टी है, किसी भी सारणी की 2 पंक्तियां या स्तंभ के अवयव सर्वसम हो या समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। ठीक है? इफ 2 rows आर columns of any determinant are identical, then the value of determinant will be 0. किसी भी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान आपस में समान हो या सर्वसम हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। देखते हैं उदाहरण में। देखिए आप, उदाहरण ये इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब इसमें पहली और तीसरी पंक्ति आपस में समान है, इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए। देख लेते हैं। 1 15 12 3, ये समझ में आ रहा ना? -2 बोलिए, ये गया 12 6 6 प्लस 3, ये लाएंगे 8 5 3, कितना हुआ? 3 12 9 0। तो आपके पास अगर कोई सारणी कैसा आ जाए, A B C A B C 1 2 4, हम आंख बंद करके 0 लिख देंगे और बाजू में लिखेंगे कि R1 सर्वसम, इसका सर्वसम का चिन्ह R3 सॉरी C1 है, C1 C3। मतलब पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ के अवयव आपस में समान है तो सारणी का मान 0 होता है। देखते हैं सही में होता है कि नहीं। इसको देखिए, खोलिए। A 2C - 4B, ठीक, -1 बोलिए, BC - CB BC - CB प्लस A, ठीक, क्या होगा? 4B - 2C 4B - 2C, कितना हुआ? 2ACB - 4AB, ये 0, 4AB - 2AC, ये 2AC से 2AC, 4AB से 4AB और 1 में 0 का गुणा किया, पूरा 0 हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, किसी भी पंक्ति, किसी भी 2 पंक्ति के अवयव या स्तंभ के अवयव आपस में समान हो तो उस
सारणिक का मान आपस में शून्य होता है। ठीक, अब किसी ने पूछा, बोले सर ये बताइए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 1 2 0 5, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 1 का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने 4 आंसर लिखे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, सी 0 और डी नन। तो आप तुरंत ये बता दीजिए कि इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें आपस में, दो स्तंभ जो है आपस में बराबर हैं। बराबर। ठीक, ठीक है। अब देखिए, सारणिक का एक त्रिभुज नंबर 3 है। यदि किसी सारणिक की दो क्रमिक पंक्तियां हो या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, किंतु संख्यात्मक मान का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, 2 consecutive रो और 2 consecutive columns change, then the value of determinant will be same but sign will change. Value of determinant will be unchanged and sign, the value of determinant will be changed. ठीक है, यदि किसी सारणिक की दो लगातार पंक्तियों को या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन संख्यात्मक मान का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, if 2 consecutive rows or column of any determinant be changed, then the value of determinant unchanged, but sign of the value of determinant be changed. ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए माना डेल्टा बराबर, देखिए हमको कम कैलकुलेशन करना पड़े तो हम पहले से थोड़ा सा क्या करते हैं, 0 1 0 0 2 9 4 5 6 ले लेते हैं। हम पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो क्या है, -1, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, ये 0 हो गया, ये 36 हो गया, प्लस 36 आ गया। भाई ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब जो हम क्या करना है, डेल्टा डैश 0 2 9 0 1 0 0 4 5 6 हमने पहली R1 को R2 के साथ आपस में चेंज कर दिया। क्या मिलेगा हमको, देखिए ये तो पूरा दिया अरे एक मिनट में पूरा दिखो, क्यों कहीं गलती कर दी क्या? चेंज करने में एक मिनट, 0 1 0 4 5 6 है ना नीचे, एक मिनट, लास्ट रो R3, ये क्या है, 4 5 4 5 6, ये तो वही है। हाँ अब सही है। ठीक है, सही है। हाँ। हाँ ठीक, अब देखिए इसको बदलने पर मतलब दो कंजुगेटिव पंक्तियों को आपस में बदल दिया, मतलब R1 को R2 के साथ चेंज कर दिया, क्या हुआ, पहला 0 हो गया, -2, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 0 0 0। ठीक, फिर 9 ले लिया, 9 देखिए, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 0 -4 इक्वल्स टू -36। ठीक, यहां देखिए, यहां फर्क क्या हुआ, वैल्यू तो उतनी आई लेकिन धन का ऋण हो गया। ठीक, अब फिर से देखिए, फिर बदलना चाहते हैं क्या, फिर बदल दीजिए आप। देखिए तो 0 2 9 4 5 6 0 1 0, क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, स्तंभ के सापेक्ष में कर देते हैं। तो -4, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 0, -9 36, ये देखिए, फिर से चेंज करेंगे तो -36 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, विषम बार चेंज करने पर एक बार, 2 बार, फिर 3 बार,
एक बार और बता देता हूँ आपको। क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं, ऊपर कर दो सेकंड, कुछ भी बता दो इसी में। सेकंड रो ऊपर 4 5 6 0 2 9 जीरो 0 1 0। फिर हम इसी से निकाल देते हैं एक बार में। 4 ये गया 0 -9 और -36। ये देखिए मतलब जब ऑड नंबर टाइम्स परिवर्तन होता है तो वो साइन चेंज हो जाता। अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस आ जाता, यहां प्लस आ जाता, ठीक। यहां पर माइनस है, फिर नेक्स्ट टाइम में प्लस। विषम बार देखिए ये है ना, एक बार, दो बार, तीन बार। तो देखिए एक बार में देखिए जो वहां लिखा मूल सारणिक का मान तो वही है, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो गया। और सम बार में क्या होता है, जो ओरिजिनल मान होता है वही आता है। क्लियर, तीन प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक। कितना बच गया अभी? नेक्स्ट देखिए, हाँ 7.5। एक इसका प्रगुण है, किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे डेल्टा बराबर 1 2 3 0 0 0 4 5 6 दिया गया है, तो इसका मान हम सीधा 0 लिख देंगे। यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, all the elements of any row or column are zeros, then the value of determinant be 0। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 0 -0 -0 कितना होगा, ये कितना होगा 12 -15 +4 0 -0 0 हो गया। ठीक है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव आपस में शून्य हो तो सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी है। आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। आप घर पे जाके उपसारणिक, सैखंड और ये चार प्रॉपर्टी पढ़ो। कल अपन ये पढ़ेंगे और शायद अगले 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा शायद शुक्रवार तक खत्म हो